जय हिंद। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूँ। विजय शंकर सिंह, असिस्टेंट कमांडर RPF 8 बटालियन चित्रंजन। मैं आज उस टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ जो अभी भारत के अंतरिम सुरक्षा के लिए सबसे चैलेंजिंग है, और हमारी फोर्स, हमारे लोग, हमारे देश की प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व के द्वारा आपराधिक दृष्टिकोण से नुकसान किया जा रहा है, वो टॉपिक है हमारा आज का। वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद कह लें, माओवाद कह लें या LWE कह लें, ये तीनों नाम एक साथ ही जुड़े हुए हैं। इस तीनों नाम के साथ या माओवादी या नक्सलवाद के बारे में मैं पहले आपको परिचय दे दूं, फिर मैं इस विषय पर आपको आगे लेके चलूँगा कि ये कैसे हमारे देश को, खासकर जो मैं आपको बताने आया हूँ रेलवे को, इससे क्या नुकसान है या रेलवे इसको किस तरीके से हैंडल कर पा रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये नक्सलवाद है क्या। पूरे वर्ल्ड में काफी पहले, जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी, इस सब आदमी के जहन में है कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी एक वो पार्टी नहीं है जैसे आम पार्टियां होती हैं राजनीति की। ये एक सोच है, एक विचार है, जिसके ऊपर उस सोच वाले लोग ही इस संस्था के साथ जुड़ते हैं और आगे चलते हैं। और इस सोच के पुरोधा उस जमाने में बने लेनिन, मार्क्स, इन लोगों ने जो एक विचार दिया कि हर आदमी में वो समानता का अधिकार है, वो अलग अलग ऊंचाइयों और नीचाइयों में जीना नहीं चाहता कि कोई जमींदार हो, कोई नीचे लेबर क्लास में काम कर रहा हो, हर आदमी एक जैसा हो, सबको एक जैसा अधिकार हो। इस सोच में जो सबसे नीचे तबके के लोग थे, उन लोगों ने अपने ऐसे बात के साथ सहमति दर्शाया और वो इस आंदोलन में कूद पड़े कि नहीं, हमको भी वही चीज मिलना चाहिए जो एक जमींदार या राजा को मिलता है। और उन लोगों ने इस बात के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के साथ लोग जुड़ते चले गए, देश जुड़ता चला गया, कई कंट्रियां इसके साथ जुड़ गई। हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसा भारतवर्ष में आप देखते हैं, कभी केरला में भी रही है सरकार, बंगाल में भी रही है सरकार। ये एक्सेप्टेड है, जो समझ के लोग हैं, जो उस विचार के लोग हैं, वो कम्युनिस्ट के साथ चलते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच इसी विचारधारा से जुड़े हुए चाइना में एक नेता आए, माओ से तुंग। उनका विचार बिल्कुल इस विचार से नहीं मिलता था कि मैं संगठन बनाऊं और संगठन के साथ अपने लोगों को जिता करके और अपनी सरकार बनाऊं और सबको समानता का अधिकार दूं। माओ से तुंग का विचार था कि नहीं, मुझे ये लड़ाई वोट से या संगठन बनाने से नहीं करना है, मुझे ये आजादी बंदूक के बैरल से चाहिए। और उस विचारधारा पे चलने वाले लोग माओवादी कहलाए। और भारतवर्ष में भी इसका सृजन धीरे धीरे उसी वक्त होने लग गया था, जो प्रकाश में सबसे पहले 1967 में आया और इसके मुखिया बने बंगाल के चारू मजूमदार, जिन्होंने अपने साथ कारो संन्याल, महावीर, जंगल संथाल, इन लोगों को लेकर के एक संगठन बनाया और एक सबसे बड़ा आंदोलन का पहला जो गतिविधि इन्होंने किया वो 1967 में नक्सलवाड़ी में किया। नक्सलवाड़ी में इन्होंने एक थाने पर अटैक किया, काफी कैजुअलिटी हुई, काफी नुकसान हुआ। उस समय से ही इस आंदोलन का एक नाम भारतवर्ष में नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, इसलिए नक्सल बाद भी कहने लग गए, इसको नक्सली कहने लग गए इस तरह के सोच विचार वाले लोगों को। फिर धीरे धीरे हमारे देश में ये बढ़ने लग गया। उस विचार के लोग जो भी चाहते थे कि मुझे बंदूक के बल से आजादी चाहिए, उन्होंने हथियार उठाया
प्रशासन के विरुद्ध आ गए। इतना ही नहीं कि जो उस समय में बड़े पैसे वाले थे, जमींदार थे, उनके विरुद्ध भी उन्होंने हथियार उठाया, काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचाया। उस वक्त चारू मजूमदार पकड़े भी गए, जेल में 1972 में उनकी मृत्यु भी हो गई। धीरे धीरे ये बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक ही फैलता चला गया। उनका कहना था कि ऊपर चाइना से लेकर भारतवर्ष में नक्शे में जो नीचे तक आ रहा है उसको रेड कॉरिडोर को नाम दिया था उस समय, कि ये पूरा एरिया हमारा कम्युनिस्ट एरिया होगा। आज भारतवर्ष की सरकार, भारतवर्ष की फोर्स इस बात को लेकर के काफी परेशान है और कहीं ना कहीं अपनी चीजों को उनके साथ शेयर करके उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की भी कोशिश कर रही है। हर स्टेट ने कहीं ना कहीं ऐसे नक्सलवाद को, माओवादियों को प्रलोभन दे करके अपने देश के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। उनको नौकरी देकर, उनको खाना देकर कि भाई आप इससे बाहर आइए। ये सोच अच्छा नहीं है देश के लिए। काफी लोगों ने निसंदेह उसको अपनाया भी है। आज छत्तीसगढ़ में काफी जो नक्सली सरेंडर कर गए, उनको वहाँ की पुलिस ने अपने यहाँ ही नौकरी में रखा हुआ है, जिसको हम डीआईजी बोलते हैं, और वो काफी इफेक्टिव भी है और प्रशासन को भी काफी मदद करता है, क्योंकि उसे उन चीजों के बारे में बेहतर जानकारी है, जंगलों के बारे में या उनके कार्यकलाप के बारे में। तो आज हमारी फोर्स, खास करके स्टेट पुलिस और उसके साथ काम कर रही सीआरपी बहुत मेहनत कर रही है। निसंदेह हमें कभी नुकसान भी हो रहा है, पर काम हमारा प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और हम उस पर काबू पाने की परिस्थिति में। अब मैं आज जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो ये है कि इसमें रेलवे कितना और कहां तक इफेक्टेड है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रेलवे के सुरक्षा डिपार्टमेंट को देखते हैं और सुरक्षा हमें देना है, तो आए दिन हमें परेशानी महसूस होती है उनके साथ। पर अगर हम कहें कि नक्सली से रेलवे को डायरेक्ट कोई दुश्मनी है या कुछ लेना देना, ऐसा कुछ नहीं, पर इनडायरेक्ट रूप से, जैसे उनको कभी भारत बंद करना है, कभी अपना प्रेजेंस शो करना है कि भाई हम भी यहाँ बहुत मजबूती में हैं, कभी इनको कोई स्टेट बंद करना हो, तो ये बंद करने के लिए रेलवे को इस्तेमाल करते हैं अपने किए हुए कृत्य को एक्सपोज करने के लिए। जैसे उन्होंने रेल का लाइन उड़ा दिया, गाड़ी रोक दिया, तो बहुत तेज भारतवर्ष में इस बात का मैसेज जाता है कि नक्सलियों ने ये कर दिया, वैसा कर दिया, जिससे कि नक्सलियों का वर्चस्व स्ट्रॉन्ग होता है अपने क्षेत्र में। इस दौरान गाड़ियां रुकती हैं, रेल की प्रॉपर्टी क्षति होती है, पैसेंजर को समस्याएं होती हैं, और जो हमारा मालगाड़ी जो माल होता है उसमें बाधा आती है, जिससे इन सब तमाम चीज़ों से रेलवे की रनिंग पर भी बहुत फर्क पड़ता है, देश की गतिविधि पर फर्क पड़ता है, देश के अग्र भाव में जाने पर असर पड़ता है। सब चीज़ रुक जाना देश की प्रगति को रोकता है। रेल इसमें सबसे प्रमुख साधन है। इस दौरान हम कहीं ना कहीं पहले बहुत हद तक, चूंकि यह सब्जेक्ट भी स्टेट पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, और बहुत हद तक सीआरपी, इन दोनों पर हम आश्रित होते थे कि कहीं घटना हो तो हम उनको कवर करते थे, या घटना के पूर्व अगर बनती है तो भी हम उनको कवर करते थे कि हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी देखें। पर गत कई वर्षों से आरपीएफ ने भी अपने स्तर से इस काम में अपना योगदान देना शुरू किया है। हमारी फोर्सेस उन क्षेत्रों में डिप्लॉयड की जाने लग गई जहाँ के इफेक्टेड एरिया है नक्सलियों से। दूसरा, पिछले 3-4 साल पूर्व हमारे डिपार्टमेंट ने कमांडो भी बनाया है, जो आज छत्तीसगढ़ में और झारखंड में प्रस्तावित है और अच्छा काम कर रहे हैं। उस क्षेत्रों में रहने से हमारे उन प्रॉपर्टियों को या खास करके परिचालन में बहुत सुविधा हो रही है, हम बहुत हद तक सक्सेस हुए। पर मैं इस बात के लिए जरूर आपको बताना चाहूँगा कि परिचालन के बाद भी
जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क है रेलवेज का, जहां आउटसोर्सर टेंडर के साथ ठेकेदार काम करते हैं, या कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां की लोडिंग अनलोडिंग होती है, वहां आउटसोर्सिंग का काम करता है। ये लेवी लेने के लिए उनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और जिसमें भी रेल को समस्या होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और इन्होंने उस ठेकेदार से लेवी मांगा, नहीं देने पर उन्होंने उनका जेसीबी जला दिया, उनका ट्रक जला दिया, उनके लोगों को मार दिया, उससे भी हमारा काम बाधित होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसको भी हमें देखने के लिए अब बहुत हद तक फोर्स की आवश्यकता नहीं है। हम अपने स्तर से, जैसे खासकर आज आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में के सेक्शन है जो दंतेवाड़ा से कानूर की तरफ जाता है, वहाँ डबल लाइन सेक्शन हो रहा है, और वहाँ थ्रेटनिंग था कि काम नहीं करने देंगे। तो ठेकेदारों ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि हमें आप सिक्योरिटी देंगे तभी हम साइट पे जाके काम करेंगे। और आज प्रतिदिन जब भी साइट पे काम होता है, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारी फोर्स वहाँ खड़ी रहती है, और आज कार्य प्रगति पर है, हम बेहतर काम कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों में जो भी समस्याएं आ रही हैं और हम उसके साथ झेल रहे हैं, हम उसके साथ कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बतौर भारतीय, बतौर एक सुरक्षाकर्मी, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात नक्सलिज्म को की सोच की और नक्सलिज्म के कार्य की, मैं इतना जरूर अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि हमने काफी टाइम काम किया है उस क्षेत्र में जहाँ नक्सलिज्म है। 10-12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हमारा रहा है पुलिस के साथ, सीआरपी के साथ, उस क्षेत्रों में रह करके काम करने का, कमांडो में रह करके भी काम करने का। जो उनका मुख्य विचार है कम्युनिस्ट सोच का, वो बहुत हद तक अब चेंज होकर के कहीं ना कहीं गलत रास्ते में, गलत क्या कहें उनके लिए, वो सही हो या जो भी हो, पैसा उगाही करना, लेवी लेना, ठेकेदारों से पैसा लेना, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक असंगठित संगठित अदरवाइज पैसे कमाने का एक आपराधिक ग्रुप है। अब इसके पीछे सिर्फ कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा ही नहीं कह सकता मैं कि हाँ वो रह गई है। पुलिस के लिए अपने आप में इसके साथ हैंडल करना, चूंकि इतना पैसा का अगर मैं आपसे बात कहूँ तो उनको भी करीब 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उनका, काफी है। उस पैसे से वो लोगों को जो आज नक्सली बने हैं उनको खाने को पैसा नहीं है, जंगलों में रहते हैं, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में उनकी लाइफ रहती है। इस छोटे से किसी के द्वारा प्रलोभन देने पर वो नक्सली बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उनको फिर पावर भी दिखाई देता है कि मैं बंदूक लेके चल रहा हूँ, मुझे पैसा खाना भी मिल रहा है, तो वो उस और जाने अनजाने चले जाते हैं। सरकार के द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रलोभन दे करके या बेहतर उनकी जिंदगी को गुजारने के लिए जो भी सुविधाएं लाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं उनको भी उस रास्ते से वापस लाने पे अग्रसर हो रहा है। अब ये अगर मैं कहूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर भी इन्वॉल्वमेंट है देश का, विदेश का। सोकोमा पासा एक संस्था है जो एशियन ग्रुप में चलाती है इस चीज को। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इनका ऑर्गेनाइजेशन अब इस पैसे के लालच में, हम कह सकते हैं, इस अपराध को अंजाम दे रही है। अब मैं इसके संगठन के बारे में बता दूं। इसका संगठन जिस तरह से एक फोर्सेस का या किसी भी देश को चलाने का एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, वो इनका भी अपना एक सेटअप है। सबसे ऊपर इनके ग्रुप में पॉलिट ब्यूरो होता है जिसमें 2-4 सदस्य होते हैं, उसके नीचे सीसी होता है, सेंट्रल कमेटी होता है, जोनल कमेटी होता है, फिर एरिया कमेटी होता है, नीचे तक मलेशिया लोग नीचे गांव में काम करने वाले लोग होते हैं। इन सूरतों में इनका अपना एक जो कार्य प्रणाली है, जो डिसिप्लिन है, वो
जो ऊपर से आदेश इनको मिलता है वो नीचे वाले एरिया कमांडर जो भी हो उस पर कार्रवाई करते हैं। आज इनके जो प्रमुख हैं नक्सल के केशव राव, जो आंध्रा के, इसके पहले गणपत थे जो काफी बूढ़े हो गए, उन्होंने उनको अभी बैठाया हुआ है। ऐसे केशव राव का उर्फ नेम बसवा राजू है। नक्सलियों में हमने जो देखा है, बहुत किया है, मैक्सिमम लोगों के 2-4 नाम होते हैं, उर्फ नाम से ये एक्ट करते हैं। जैसे इनको अगर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा भेजा जा रहा है किसी काम से के लिए, तो ये लोग उसको एक अलग नाम देते हैं, उस नाम से वो वहाँ जा करके काम करता है, मशहूर होता है। इसलिए जब भी पकड़े जाते हैं, आप देखेंगे इनके साथ 3-4 नाम लगा होता है, फलाना उर्फ फलाना फलाना। काफी मैं अगर कहूँ भारतवर्ष में फोर्सेस के लगने के बाद समस्याएं आज बहुत कंट्रोल में है। मैं नहीं कहता कि बहुत बुरी हालत है, बहुत कंट्रोल में है। इस पर और कार्य करने की जरूरत है और हमारी भारत सरकार कर रही है और रेलवे भी कर रही है। आज मैं इसकी उपलब्धता आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आज स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर और वहाँ के डीजी ने कई बार पत्र लिखा है हमारे रेल मंत्रालय को, हमारे महानिदेशक महोदय कि मुझे आप अपनी जो कमांडो फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, जिससे कि मैं यहाँ रेल का परिचालन ढंग से करा सकूँ। यह कहीं ना कहीं हमारे फोर्स की लगता है और हमारे फोर्स की उपयोगिता आज अगर भारत सरकार चाहती है कुछ क्षेत्रों में करे तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम अपने कार्यों के साथ इस कार्य को भी कर रहे हैं जो डायरेक्ट रूप से हम उसके लिए जिम्मेवार हैं या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, मैं अगर सिक्योरिटी में हूँ तो ये हमारा दायित्व बनता है कि मैं वो भी देखूँ जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। इसके लिए कंपनियां नई भी बनाई जा रही हैं, काफी इस पर काम हो रहा है। हमारे लोगों को इसमें विशेष ट्रेनिंग दे करके वहां भेजा जा रहा है जिससे वो इस पर काबू पा सके। अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें और कार्य करने की जरूरत है, खासकर अगर भारतीय रेलवे की बात करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क इन दिनों बहुत ज्यादा हुआ शुरू हुआ है भारतवर्ष में और उन तमाम जगहों पे ऐसी समस्याएं जरूर आएंगी जो खास करके नक्सल क्षेत्र है। तो ये समस्या जब बढ़ेगी वहां फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस पे काम करने की जरूरत है। हमने खास करके झारखंड में काम करके देखा है, नक्सलियों के द्वारा लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम करना कराना उनका एक बड़ा ही कॉमन सा तरीका है। उसकी वजह दोनों है, या तो वो उनसे डर के उनके लिए काम करते हैं या कुछ पैसा उनको वो लोग दे के रखते हैं जिस वजह से वो उनके फेवर में हमारे विरुद्ध जाते हैं। कौन कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बड़ी छोटी छोटी हम लोगों ने महसूस किया है कि उन लोगों ने कैसे इंफॉर्मेशन पास किया है उस चीज़ों का जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी एक कंपनी होती थी, उस कंपनी में एक लड़का नज़दीक से कहीं से दूध लेता था, वो बोला मैं छुट्टी जा रहा हूँ, अभी दूध 4 दिन नहीं होता। वो लड़का बाहर की दुकान में बेचने गया कि यार वो दूध हमारा नहीं बिक रहा है, वो लड़का अपनी छुट्टी चला गया। वहीं एक नक्सली बैठा था, उसने एक मैसेज को ऊपर पास किया कि लड़का छुट्टी नहीं लेता है। अब आप सोच लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कैसे कोई सूचना कहीं चली जाती है। वो किस्मत अच्छी थी, वो ट्रैप नहीं हो पाया, वरना उसको आगे ट्रेन में या बस में ट्रैप करने वाली थी। तो इस चीज़ को हमने हमेशा, जहाँ भी हमारी कंपनियां वैसे जगहों में रही हैं, हमने बहुत मिक्स होने के लिए या दूर रहने के लिए इन सब चीज़ों का सख्त हिदायत दिया कि किस तरीके से उस जगह में काम करना है जहाँ आप एक्सपोज हो, आपको हर आदमी देख रहा है, हर गाँव वाला देख रहा है, आसपास का लोग देख रहा है। मैं अभी कश्मीर भी गया था, वहाँ भी हमारी फोर्स कमांडो की कंपनी थी। हमने बड़ा सिंपल एक आदेश दिया था जो मुझे प्रैक्टिकली बहुत सही लगा कि आप छुट्टी जाने के 1 महीने पहले अपनी गाड़ी बनाना शुरू कर दें। चेक मत करो, जो बैग लेके जो जूता पहन के जाते हो बहुत सिंपल पहन के जाओ, ऐसा न लगे कि फोर्स काम की है। क्योंकि लंबे समय तक जब आप बस में या ट्रेन में जाओगे आप बहुत आसानी से लोकेट हो जाओगे, ये फोर्स काम है।
ये मैं तब की बात कह रहा हूँ जब आप अकेले कहीं जाते आते हो। जब फोर्स मूवमेंट करती है अपने गुणों के साथ, उसका चलने का तरीका उनको बतौर पता है, उनकी ट्रेनिंग है, उनको कैसे जाना है जंगल में, कैसे जंगल उसका है, वो उसको बखूबी निभाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग अभी तक कार्य करते रहे इस विषय पर, उन हर लोगों का अनुभव फील्ड का एक ऐसा अनुभव है जिसकी कहीं कोई लिखत पढ़त या एसओपी नहीं है। जिसने भी किसी, चाहे वो किसी पद का आदमी हो, जब जंगल में जाता है और उसने जो अपने चीजों को ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्व करने के बाद जो उसको अच्छा या बुरा समझ में आया, उसने अपने साथियों के साथ, अपने आने वाले नेक्स्ट बैच के साथ शेयर किया है, और वो उसको नो डाउट कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा कि वो जब जंगल में जाएगा तो उन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने जंगलों में काफ़ी टाइम रह के देखा है, बड़ी छोटी सी चीज़ होती है, जानवरों की हरकत, चिड़िया के बोलने की हरकत, ये जब एबनॉर्मल होता है तो आदमी को मालूम हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मल घटना घट रही है। अगर आप फोर्स लेके जंगल में जाओगे, चिड़िया बहुत बेखौफ हवा करती है, बंदर बोलने लग जाते हैं, आप समझ नहीं पाओगे, या आप भी समझ पाओगे अगर कोई नक्सली का मूवमेंट हो रहा है, वो बंदर की आवाज से समझ जाओ कि आसपास में कोई आदमी मूवमेंट कर रहा है, चिड़िया जोर जोर से बोल रही है, कुत्ता क्यों बोल रहा है। तो ये सब चीजें जो हमने महसूस किया है जंगलों में काम करके, नक्सलियों के विरुद्ध हर जगह खड़े होकर के, जो काफी आउट ऑफ वे कई चीजें हैं जो मैं शायद अभी नहीं भी बता पाऊंगा आपको, वो सब अनुभव मैं कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूँ, व्यक्तिगत तौर कि ये चीजें फील्ड में आपको देखने सुनने को मिलेंगी, और इसका फायदा हमें भी अपने पुराने लोगों से मिला, और मैं भी जब अपने बात के लोगों को देता हूँ उनको फायदा मिला, निश्चित फायदा मिलेगा। मैं अब खास करके इस विषय पर बताना चाहूँगा कि हमारे लोग जो ट्रेन में स्कोर करते हैं, स्टेशनों पे रहते हैं, जो क्षेत्र खासकर नक्सल एरिया है, वहाँ कार्य करने की प्रणाली निश्चित बदलनी पड़ेगी। उस चीज़ से आपको लोहा लेने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो थोड़ी सी मुझे अभी नजर आ रही है कि इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई घटनाएं पीछे हमने देखी हैं नक्सली क्षेत्र में, जो हमारे आरपीएफ के लोग हैं, आरपीएफ के लोग हैं, उन लोगों ने स्कोर के दौरान, अपने कार्य करने के दौरान काफ़ी ऐसी घटनाओं को झेला है जिसमें शायद अगर बेहतर उनका कहीं ना कहीं अगर ट्रेनिंग होता तो उससे लड़ पाते। इस पर काम जरूर करने की आवश्यकता है, और कर भी रही है फोर्स हमारी, इसमें मैं नहीं कहूँगा नहीं कर रही है, क्योंकि कई घटनाओं में इस परिस्थिति को देखा गया है कि स्थानीय नहीं होना, जैसे आज आप झारखंड के नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, वहाँ की भाषाओं को आप नहीं समझते, अगर आप वहाँ किसी वजह से ड्यूटी कर रहे हैं, या तो आपकी पोस्टिंग हो गई है, या कभी आप इलेक्शन ड्यूटी में वहाँ चले गए, उन क्षेत्रों में जहाँ की आप वस्तु स्थिति नहीं जानते, जहाँ के लोगों के बारे में, रहन सहन, उनका बात करने का तरीका नहीं जानते, तो शायद आप जाने अनजाने ही ऐसे परिस्थितियों में जाकर फंस जाएंगे जो आप आसानी से दूर कर सकते थे अगर आप वहाँ के होते, या उन चीज़ों के बारे में बेहतर जान रहे होते कि इस क्षेत्र में हमें कैसे जाना चाहिए, कहाँ उठना करना चाहिए। आज इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आज हमारी जो भी पार्टी छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा एरिया में ड्यूटी करने जाती है, तो वहाँ एक सीआरपी पीआई कोर्स चलाती है, प्री इंडक्शन कोर्स। वो सीआरपी वाले को भी करना होता है, हमारे लोगों को भी करना होता है। वो 1 से 2 महीने का कोर्स है, उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें उस क्षेत्र के बारे में, उस एरिया में लोगों के बारे में कि नक्सली किस स्तर के हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, उनके पास हथियार कैसा है, तभी उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है। ये मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा नजर आया जो उस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप जब तक अपने दुश्मन के बारे में बेहतर नहीं जानेंगे और अपने बारे में बेहतर नहीं जानेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमारी फोर्स का मूवमेंट कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों में होता है कि कंपनियां, खासकर आरपीएफ की, यहाँ से वहाँ ऐसे क्षेत्र में चली जाती है जहाँ के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता, और ट्रेन स्कोर में
लगाने जाते हैं या अन्य किसी भी चोट लगाने जाते हैं। मैं इस बात पर भी जरूर प्रयास कराना चाहूँगा या प्रशासन का वो करना चाहूँगा कि जरूर उस क्षेत्र में जब काम करने जाइए तो उस क्षेत्र के बारे में जरूर थोड़ा सा PI करिए, रीइंडक्शन करिए, जिससे कि आपको आसानी हो सके वहाँ काम करने में। ये चीज सरकार ने भी अपनाया है, हमें भी अपनाना चाहिए। हमारे यहाँ जितनी भी फोर्सेस हैं वो सभी डायरेक्ट कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ, दुश्मनों के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है, बनाई गई है उसी के लिए, उसी तरीके से बनी है। पर हमारी फोर्स व्यक्तिगत तौर पर ऐसी है जो हम पब्लिक में रह के पब्लिक डीलिंग भी करते हैं, उसी में अपराधियों के साथ भी डील करते हैं। तो हमारे सोच विचार में कहीं ना कहीं वो भी होना चाहिए कि हम उस क्षेत्र से फैमिलियर हों। हमें सामने सीधा दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है कि हम उनको साथ दो हाथ समझे, हमें उसी पब्लिक में से ही उस हथियार वाले को भी निकालना है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है। और ये इंडियन रेलवे की फोर्स पूरे इंडिया में हर जगह पदस्थापित होती है। RPSF का मूवमेंट जहाँ तक आप समझ रहे हैं बड़ा कॉमन है, हर जगह हर फोर्स हर स्टेट में जाती रहती है, घूमती रहती है। जो भी क्षेत्र चैलेंजिंग है उस क्षेत्र में इस काम पर आवश्यकता है काम किया जाए और इसको बेहतर रिजल्ट तक ले जाने के लिए जितना अच्छा प्रशिक्षण हो। क्योंकि जब हम हथियार लेकर जाते हैं तो अपराधियों के सामने बहुत अनसेफ हो जाते हैं, तब तक कि जब तक कि हमें ये न समझ में आ जाए कि हाँ हमें इससे लड़ाई करनी है। आप आम पब्लिक के साथ वैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते जो दुश्मन के साथ आप करते हैं या अपराधी के साथ करते हैं। इस तरह का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जब पब्लिकों के बीच में रहे तो हम किस तरह से रहें। जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, नक्सलवादी, इन सबका कॉमन उद्देश्य है, इसी पर सरकार ने उसका भी एक अलग नाम दिया हुआ है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी। ये अब धीरे धीरे शहरों में भी आ रहा है, जिसको अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। ये एक सोच है, बढ़ रहा है, जो कहीं न कहीं देश के लिए घातक है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हम जहाँ तक इसमें जितना बेहतर अपने आप को बना पाए इनके विरुद्ध लड़ने के लिए, वो कहीं न कहीं हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारे देश के लिए श्रेष्ठ होगा, बेहतर होगा। हमारे यहाँ जितने भी नक्सली बड़े संगठन हैं उसमें से इन लोगों ने जो अपना एक नया स्ट्रेटेजी बनाया है अर्बन नक्सलिज्म का, उसमें वो लोग हैं जो पैसे वाले भी हैं, समझदार भी हैं और कहीं ना कहीं इस संगठन को उस स्तर तक ले जाना चाह रहे हैं जहां की शहरों में भी दो तरह के लोग हैं, संदेह दो तरह के लोग हैं, पैसे वाले भी लोग हैं, कमजोर लोग भी हैं। तो कमजोर लोगों को भी उस विरुद्ध वहां पे कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा कर उनके विरुद्ध लड़ाना, अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपनी संख्या बढ़ाना, इस पर अपना काम करना है। और वो एक चलिए उस पर सरकार भी अपने स्तर से नजर रख रही है। हम बहुत अपने स्तर से अगर अपने डिपार्टमेंट के अपने कार्यों को भी ध्यान में रखें और उस पर काम करें, बेहतर काम करें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, अपने रेलवे में जहाँ हमारी रोजी रोटी है और कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेवार हैं कि हम उसको सुरक्षा दें, हम बेहतर उस पर काम कर सकें। इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे सोच विचार के साथ कार्य करने की जरूरत है। जहाँ तक मैं नक्सली संगठन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जरूर बताना चाहूँगा कि ये किस परिस्थिति में अभी भारतवर्ष में है, क्या स्ट्रेंथ है, किस तरीके से काम करती है। काफ़ी चीज़ें उसकी जो हमने महसूस की है, ट्रेनिंगों में हमने देखा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी इनका जो अगर हम स्ट्रेंथ कहें तो हर स्टेट वाइज कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं कम भी है। इनके पास एक कोबरा कमांडो है, जो हम लोग अपने CRP की बात करते हैं, कोबरा है हमारे यहाँ पुलिस। वैसे ही उनके यहाँ भी एक कमांडो ग्रुप है, उसको PLGA बोलते हैं, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। लगभग 10,000 ट्रेंड लोग हैं उनके पास। मैंने उनकी ट्रेनिंग का भी वीडियो वगैरह देखा है।
टफ ट्रेनिंग करते हैं, नो डाउट, क्योंकि जंगलों में उनका रहना और जंगलों में उस तरह का कोई एक्टिविटीज करना उनके लिए बड़ा आसान सा लगता है। जहाँ कहीं भी बड़ा कोई कांड करना होता है कोई बड़ी परिस्थिति में, तो ये लोग PLG वाले को भेजते हैं, तो करीब 10,000 की संख्या में है पूरे भारतवर्ष में ये लोग। और इन लोगों ने बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर हथियार अपने पास रखा हुआ है, जिस वजह से आज हम कहीं न कहीं थोड़े से उस परिस्थिति में जरूर पीछे पड़ जाते हैं या हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो हमारी तरफ नहीं आते, हम उनके जंगलों में जाते हैं, उनके लेन में जाते हैं जहाँ के वो पले बड़े हैं और जहाँ वो पहले से बैठे हैं। जब भी हमारी फोर्स गई है, ट्रैक हुई है, जब भी कहीं क्रॉस फायर हुआ है, उनका सेफ साइड में रहना, सेफ जगह से फायर करना, सेफ जगह से आईडी ब्लास्ट करना, उनको बेनिफिट मिलता रहा है। जिस विषय पर भी आज हम जब कभी मूवमेंट करें, जंगलों में जाएं, या हमारे लोग आज दंतेवाड़ा में जंगलों में जाते हैं प्रतिदिन काम करवाने के लिए, इस पर भी मैंने कई बार लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है, बताया भी है कि कैसे जाना है, कैसे आना है, किस रास्ते जाना है, किस तरीके से जाना है। इस पर भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है किसी भी फोर्स को, चाहे आर्मी हो या RPS हो या CRP हो। और हम जब तक उसके बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस का नहीं रखेंगे, हम शायद कहीं ना कहीं नुकसान पाते रहेंगे। और हम जब कभी भी अच्छा इंटेलिजेंस के साथ चले हैं और हमें उनका मूवमेंट मालूम होता रहा है, उनके बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा है, उनके हथियार के बारे में पता लगा है, तो हम उस तैयारी से गए हैं, तो हमें शायद कहीं ना कहीं सफलता मिली है, बहुत हद तक सफलता मिली है। लेकिन अगर हम एकदम ऐसे चले जाएंगे रॉ है उस परिस्थिति में, तो उनका छोटा सा भी किया हुआ कोई कृत्य हम समझ नहीं पाएंगे कि हाँ इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, क्या है उनके पास हथियार। उनके पास जो आ रहा है नो डाउट आधुनिक आ रहा है, खुद बनाते भी हैं, कई वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें उन्होंने हथियार बनाने का वो किया है। आईडी जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह हमारे फोर्सेस के लिए है आज के डेट में, वो बड़े आसानी से उसको बनाते हैं। और आईडी बनाने का सामान जहाँ तक मुझे हमने देखा है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में बहुत आसानी से उनको उपलब्ध होता है, उनको उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना होता। उसकी वजह यह है कि हर जगह खदान है, जिसको ब्लास्ट करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कोयला, गुड़क या आयरन ओर निकालती है, वो ब्लास्ट करती है पत्थरों पे। वो ब्लास्ट करने के लिए जो बारूद इस्तेमाल करती है, खास करके मैं अगर झारखंड की बात करूँ तो गोमिया एक जगह है जहाँ ये बनता है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से कंपनियां ले जाती हैं कोयले वाली, और जो उनकी पार्टियां हैं वो ब्लास्ट कराती हैं, उससे वो लोग ले लेते हैं और बहुत आसानी से उसको बना करके रोड उड़ाना, पुल उड़ाना, रेलवे लाइन उड़ाना, स्टेशन उड़ाना, इंजन उड़ाना, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमारे लोगों के द्वारा हम लोगों ने भी रिकवर किया है, इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा भी चली कि आसानी से लोगों को क्यों मिल जाता है, इस पर रोक लगाया जाए, पर ये काम है, इस पर हो रहा है काम, प्रशासन कर रही है, ये अलग बात। पर हमें जो बेस्ट तरीका है अपने एरिया में जाके काम करने का, वो है उस क्षेत्र के बारे में और उस क्षेत्र से जुड़े हुए स्ट्रेंथ के बारे में और उनके पास जो भी हथियार है आज के, उसके बारे में बखूबी जानना, जो शायद हमको कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कराता है जब हम सड़क चले जाते हैं उस क्षेत्र में ड्यूटी करने के लिए। उनके बारे में हमें बहुत हद तक जानकारी नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की IB है, वो उस क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करती है, मैंने भी उनके साथ काम किया है, और इंफॉर्मेशन उनके पास में कलेक्ट करने का जो तरीका है, और मैं IB में ट्रेनिंग भी किया हूँ, वो लोग कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सीखने की चीज़ें, समझने की चीज़ें, जानना चाहिए हर व्यक्ति, उनका बहुत बढ़िया काम है उसके ऊपर। और उनके साथ सामंजस्य बना करके स्टेट गवर्नमेंट या हम चले तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है
SID, वो भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं आश्रित रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद वो सेंट्रल वाली भी हमको इंफॉर्मेशन मिले जिससे हम आगे बढ़िया काम कर सकते। ये मुझे लगता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी इंटेलिजेंस का बढ़िया इनपुट अगर नहीं है तो शायद आप बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकते। और आज जहां कहीं भी सक्सेस मिली है हमारे फोर्सेस को, वो बेहतर इंटेलिजेंस की वजह से मिली है। इस पे काम भी हो रहा है, हमारा डिपार्टमेंट भी अब इंटेलिजेंस इस चीज को धीरे धीरे बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि हम और अच्छा काम कर सकें। पर इस पर और भी काम करने की जरूरत है। रही बात कि हमारी फोर्स डायरेक्ट अगर उनके साथ में कभी दो हाथ होता है, इसकी भी बेहतर ट्रेनिंग नॉर्मली जो हमारे यहाँ कमांडोज को दी गई है, या अभी जो एक बेहतर एक दिया गया हमारे यहाँ स्टेटस की जितने भी ट्रेनर हैं, लड़के जो सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक ट्रेनिंग करेंगे, वो बेसिक कमांडो कोर्स करेंगे ही करेंगे। ये उस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा उपलब्धि है, जो आज कहीं ना कहीं उस लड़के को उस क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूत बनाता है। और हथियार जो हमारे पास में हथियार है, उसमें भी दिन प्रतिदिन मैंने भी कभी बहुत प्रयास किया है कि जो बेस्ट हथियार अभी हमारे यहाँ CRP यूज करती है या हमें चाहिए उस क्षेत्र में काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो प्रोक्योर किए जाए। खास करके जो मैं मानता हूँ कि चूंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है आईडी से, आईडी उनका बड़ा ही मुख्य माध्यम है फोर्सेस के विरुद्ध अटैक करने का। तो आईडी के बारे में पहचानना कि हाँ ये आईडी है, डिफ्यूज करना दूसरी चीज है, वो जो बौद्धिक दस्ता है वही करती है। पर कम से कम हम पहचान करके अपने आप को सुरक्षित कर पाए, इसकी भी एक बेहतर पूरी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिस पर काम करने की जरूरत है आज किसी भी पर्सन कि एटलीस्ट वो आईडी पहचान सके, रास्ते में कहाँ लगा है, कैसे लगा है, और हमें उससे कैसे निपटना चाहिए। इन सब चीजों से आप उस क्षेत्र के लिए ज्यादा बेहतर बन पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित करेगा और आपके रेलवे की चीजों को सुरक्षित करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलवे लाइनों में आईडी लगा हुआ है, आप पास कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आईडी है क्या है, क्या गिरा हुआ है, कैसे कुछ कहीं तार लगा हुआ है, आपको पता नहीं क्या है, आप उस पर एक्ट नहीं कर पाते, और वो बाद में कहीं ना कहीं विध्वंसक होता है और नुकसान पहुंचाता है। कई क्षेत्रों में हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने एक महीने से आईडी लगा के छोड़ा हुआ है रेलवे ने कि जब उनकी इच्छा होगी कि कोई वीआईपी मूवमेंट हो या किसी पर्टिकुलर ट्रेन को उड़ाना हो तो वो ब्लास्ट कर देंगे। तो ये भी एक समझ की चीज है कि अगर हम लाइन में सर्च करते हैं, लाइन में हमारे जो PWI के स्टाफ प्रतिदिन चेकिंग करते हैं, उनके साथ भी इन चीजों पर काम करने की जरूरत है कि कहीं अगर आईडी लगा है तो हम उस पर अगली जो भी बेहतर कार्रवाई है वो कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, PWI के स्टाफ ने भी इस चीज को अलर्ट किया कि सामने एक तार लगा हुआ देख रहा हूँ, कुछ सामान रखा हुआ है, RPF में जाकर उसको इसको और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा परिचालन ठीक हो सके और कहीं ना कहीं हम इसको अपने प्रॉपर्टी को बचा सकें। खासकर छोटे स्टेशनों में जो जनरल एरियाज में है, वहाँ 2, 4, 10 स्टाफ रेलवे के रहते हैं और वो इतने डरे से सहमे से ड्यूटी करते हैं उन क्षेत्रों में कि आसपास में नक्सलियों का इतना बड़ा वर्चस्व उनके ऊपर रहता है कि वो जल्दी से रेलवे को कुछ जानते हुए भी नहीं बता पाते कि कल को ये मुझे यहाँ रहने देगा, नहीं मार देगा। प्रैक्टिकल चीज है कि इसमें कोई दो आदमी मार रहेगा, वैसा करेगा। पर इसके भी सुरक्षा की आवश्यकता जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर वो सुरक्षित महसूस करेगा फोर्स के द्वारा कि हाँ मुझे मेरे पीठ पर फोर्स खड़ी है, तो वो भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता पाएगा, चूंकि वो रेल एम्प्लॉय है आपके लिए, वो काफी चीजें बता सकता है जो हमने फील्डों में महसूस किया है। कई बार मैं ऐसे स्टेशनों पर उतरा हूँ जहाँ स्टेशन मास्टर ने उतरते ही मुझे कहा कि साहब आप इसी गाड़ी से आगे बढ़ जाइए, उतरिए नहीं, वो लोग आसपास में चाय पी रहा है। आखिर अगर वो मुझे नहीं कहा होता तो शायद मैं कहीं ना कहीं उसके साथ बात कर रहा होता। वो उसका बोलना शायद कहीं ना कहीं हमारे मजबूती को और हमारे उस रिलेशन को
दर्शा रहा था, जिससे कि वो भी मुझे अपनी जान जोखिम में रख करके बता पाया कि साहब आप लोग 2-4 लोग में है, वो लोग 185 के आसपास में ठीक है, 2 दिन से ही ठीक है। तो ऐसी चीजों पर भी काम करने की जरूरत है, खासकर आरपीएफ को, कि अपने क्षेत्र में स्टेशन पढ़ने वाले जो भी कर्मचारी हैं, खास करके स्टेशन मास्टर हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो, वो लोग भी बहुत बखूबी इस चीज को महसूस करते हैं कि ट्रेन में जो चढ़ रहे हैं लोग, आगे जो स्टेशन आ रहा है वो किस तरह का लोग, चूंकि प्रतिदिन जाते हैं, बहुत हद तक लोगों को पहचानने से लगता है कि ये आदमी बढ़िया नहीं है, खराब सा, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। कई बार ऐसा हुआ है, मैं इन दिनों ट्रेवल कर रहा था और नक्सली सामने से जा रहे थे और ड्राइवर ने बड़ा बखूबी कहा कि साहब ये नक्सली है, ये इधर ही रहता है। कई बार हमने उसको बंदूक लेकर आते जाते देखा है। अब आप नहीं जान रहे हो, आप एक बार जा रहे हो, और उसने आपको बहुत कुछ बताया। कुछ स्टेशन ऐसे हैं ब्लॉक सेक्शन में जहाँ के ट्रेनें नहीं रुकती, पर नक्सलियों को अगर कहीं जाना होता है तो पिछले स्टेशन से उसका एक आदमी आके वहाँ बैकअप करता है और वो चढ़ देता है उसको, और वो कहीं दूर जाना है चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। वो बड़े स्टेशन पे न चढ़ता है, न स्टेशन पे उतरता है, नोटिस नहीं होता। पर गाइड ड्राइवर को पता है कि साहब यहाँ गाड़ी बैकअप करेगा, और यहाँ बराबर इस तरह के लोग चढ़ते हैं। मैंने इस बात की चर्चा अपने क्षेत्र में जब बैठा तो वहाँ के लोकल एसपी से भी किया कि साहब देखिए इस तरह का मूवमेंट यहाँ होता है, तो उन्होंने भी उस पर काम किया, हम लोगों ने सबने मिलकर काम किया। तो चीजें आती हैं झांके। तो मैं नहीं कहता कि आप अपना इंटेलिजेंस अपने स्तर से बढ़ाइए, रेलवे एम्प्लॉय के साथ, आसपास के ऐसे लोगों के साथ बढ़ाइए जो प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं अच्छी बातें बता जाएगा। एक छोटा स्टेशन हमारे डिवीजन में था, जहां मैं उतरा तो एक आम आदमी हमको बहुत आसानी से बोला कि सर वो देखिए गुफाओं पर बैठा है, वो गाय चराने लगा है। और स्टेशन में उतरने चढ़ने वालों के प्रतिदिन की सूचना नक्सलियों को देता है कि कौन पहाड़ी आदमी यहाँ उतरा है। क्योंकि छोटे स्टेशन पे लगभग वही लोग आते जाते हैं जो वहीं के होते हैं, बाहर का कोई नहीं आता, वो दिल्ली बॉम्बे नहीं। अगर आप पैंट शर्ट में उतर रहे हो, बाहर के आदमी सूचना देगा ऐसा नया आदमी उतरा है, वो लोगों को मालूम होता है। इन सब चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। मैं जितनी बेहतर ट्रेनिंग, जितना बेहतर हथियार, जितना बढ़िया हमारा टैक्टिक्स है काम करने का, वो सब चीजें एकदम लास्ट में है जब हमको एकदम लड़ जाना रहता है। पर जब हम काम कर रहे होते हैं अपने क्षेत्र में, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो हमें उस जगह के बारे में, उन चीजों के बारे में, उनके उठने बैठने के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में जितना बेहतर आप कलेक्शन करेंगे इंफॉर्मेशन, आप उतने सक्सेसफुल होंगे। और ये मैं नहीं कहता कि ये काम कांस्टेबल करेगा या हमारे उच्च अधिकारी करेंगे। हर आदमी अपने अपने जगह पर अपने तरीके से कर सकता है, इसका कोई एसओपी नहीं है। कोई एसओपी हो तो हम बता देंगे आप इंटेलिजेंस कैसे कलेक्ट करेंगे, आप अपने घर में कैसे रहेंगे, अपने लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, इसका कोई एसओपी नहीं है। आप जितने व्यवहारिक रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये आप अपने लोगों के साथ रहते भी देखते हो। अब रही बात कि इस पे लंबा समय चला आ रहा है, बहुत नुकसान हुआ है हर चीज को, प्रॉपर्टीज को, रेलवे के ट्रेनों को। हम जितनी ज्यादा इस पे काम कर सकें कि अपनी सुरक्षा, हथियार की सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा और रेलवे का जो भी हमारा फ्रेट है वो कम ना हो, क्योंकि हम उसके लेवल है वो उनका कमर्शियल स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, उससे रेलवे ही नहीं हमारी देश चलती है, हमारे देश का रेवेन्यू है, उस पर काम करें। अगर जिस किसी भी व्यक्ति विशेष जो फील्ड में बेहतर नॉलेज रखता है, बेहतर काम करके आया है, उसके पास में अगर छोटी सी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो चाहता हो कि मैं सरकार को बता करके इस काम को ऐसे कराऊं तो मेरा बेहतर हो जाएगा, वो जरूर प्रकाश करें। मैं ये नहीं कहता कि आज किसी ने भी नियम बनाया है, कानून बनाया है तो वो कहीं से पढ़ के आया है, वो हमारे ही आपके कहीं ना कहीं से इकट्ठा किए हुए उन तमाम परिस्थितियों को संकलन करके एक नियम बनाता है कि भाई ये लगातार ऐसा हो रहा है, आप लोगों ने ऐसा बताया है, आज से नियम ऐसा रहेगा। उसको जरूर शेयर करिए और खास करके अपने लोगों को जरूर शेयर करिए जो जिनके साथ आप चलते हैं। मैंने एक छोटा सा डे टू डे की वर्किंग कहीं फोर्स के साथ सीखी है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और भी हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ नक्सल क्षेत्र में ही
नक्सल क्षेत्र में तो जरूर करें। जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो रही आज की डेट में हो गई, या आप आरपीएसएफ में वहां कंपनी लेके गए हो 2 महीने के 3 महीने के लिए, उस क्षेत्र के तमाम लोगों का नंबर थाना, एसपी, डीएम जितने हैं उनका हर आदमी एक पॉकेट बुक बनाए और अपने पॉकेट में रखिए। आज हर आदमी के पास में मोबाइल है और रेलवे ने हर लोगों को सीडी नंबर भी दिया है, इसलिए आप कह भी नहीं सकते कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। उस नंबर के साथ आप जरूर टच में रहें, क्योंकि आप कभी ऐसे ब्लॉक सेक्शन में पड़े होंगे जहां शायद आपका पोस्ट न पहुंच पाए, आरपीएफ न पहुंच पाए, पर आपको मालूम होगा कि इसके बगल में यहाँ ये थाना पड़ता है, यहाँ के बगल में ये एसपी है, यहाँ बगल में ये डीएम है, आप उनको टच कर सकते हो। तब कर पाओगे जब आपके पास नंबर होगा। तो इस विषय पर जरूर काम करेंगे। मैं नक्सल क्षेत्र में नहीं कहता, ट्रेन में डकैती भी हो रही है तो आप अपनी सूचना दे सकते हो स्थानीय थाना को। जब तक आप अपने कंट्रोल को बताओगे और कंट्रोल वहां के थाना को बताएगा तब तक तो बात बिगड़ चुकी। इस पर भी काम करने की जरूरत है। मैं ये सब लोगों को सलाह देना चाहूंगा इस जरिए से कि हर आदमी उस क्षेत्र में काम करने वाले, एटलीस्ट अगर आप नहीं उस तरीके से करते हो तो एक ऐसा पॉकेट बुक बनाएं अपने क्षेत्र के लिए कि जो भी उस क्षेत्र में ड्यूटी करने आए उसको आप ये पॉकेट दे दीजिए, और वो जब ट्रांसफर होकर जा रहा हो उसका पॉकेट बुक अगले को दे दीजिए। व्यक्तिगत तौर पर भी न बनाए तो हर आदमी हर पोस्ट वाइज बनाए अपने क्षेत्र के लिए, और जो भी ड्यूटी में जहाँ जाता है उसको उस क्षेत्र का छोटा पॉकेट बुक पकड़ दें कि तुम जहाँ जा रहे हो ये कॉन्टेक्ट है। उससे क्या होगा कि आपको समय से बेहतर असिस्टेंस मिलेगा, समय से आप उस घटना पर काबू पा पाएंगे। नहीं तो आप बताते बताते और बहुत मामला मिल जाएगा। इस पर जरूर काम करें अपने स्तर से। और ये बड़ी छोटी सी चीज है पर बहुत काम की चीज है। हर जगह हथियार गोली चला के नहीं चलता, हर जगह अपने तरीके से लड़के ही नहीं चलता। आज समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, आप अपनी चीज़ों को डेवलप करें, अपने साथ रखने वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल लेकर के ट्रेन में ड्यूटी कर रहे हैं और राइफल रख करके उसमें आप यूट्यूब देख रहे हैं। उसके लिए बहुत आसान है, वो आप घर पे करें, पर कहीं ना कहीं उस पर अगर आप सरकारी तरीके से उसको सरकार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि आपको सीडी नंबर दिया है, तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। ये आपको भी समझ में आएगा जब आप फील्ड में रहोगे, फील्ड में जब जाओगे तो आपकी बेहतरी के लिए। तो रही बात कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में आपके कॉन्टेक्ट्स जितना ज़्यादा आप फोर्सेस से बनाएं, जितना ज़्यादा उनके बारे में जानकारी रखें कि किस क्षेत्र में कितनी फोर्स है। मैं आज मेरा यहाँ कैंप लगा, कैंप के पीछे या सीआरपी कितनी दूरी पे रहता है, थाना कितनी दूरी पे है, ये सब आपको समय पे काम है, ये सब असिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह ऐसा है कि आरपीएफ भी रह रही है बगल में, सीआरपी भी रह रही है। सीआरपी भी अपने आप मजबूत महसूस करती है, चलो बगल में फोर्स रह रही है, हम भी मजबूत महसूस करते हैं बगल में दूसरी फोर्स रह रही है। ये हमें स्ट्रेंथ भी देता है और कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके आगे चलने का एक बढ़िया जरिया भी बताता है। जैसे आप ये लोग जाते हैं तो अपने साथ ये सामान लेके जाते हैं, तो अगली बार हम भी ये लेके जाएंगे, क्योंकि वो बढ़िया चीज़ है, उन्होंने सीखा है उस चीज़ को, बहुत कुछ आपसे सीखते होंगे कि वो कैसे लेके जाते हैं। तो वो उन सब चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये नक्सल क्षेत्र में तो स्वाभाविक सी बात है, आप जाते हो ओवर कंसस रहते हो, हर चीज़ों को कहीं ना कहीं हम सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ जाने के बाद आप बिल्कुल इसके ऊपर लग जाएंगे, मुझे इसके साथ ही जीना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो परेशानी होगी, और ये मुझे अगर जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी कहावत है, हमारे यहाँ थ्योरी है, जियो और जीने दो, ये नॉर्मल सी कहावत है। लेकिन जब हम फाइट कर रहे होते हैं, जब फील्ड में होते हैं, तो ये थ्योरी काम नहीं करता है। बड़ा सिंपल थ्योरी, मारो नहीं तो मार देगा, समझने की कोशिश करें, मारो नहीं तो मार देगा, वहाँ एक ही लाइन है, जीना है तो मार दो उसको। चूंकि फील्ड में उतना समय नहीं देता किसी को, तो फील्ड में जब आप हो तो उस परिस्थिति के लिए भी आप तैयार रहना कि ये जब आएगा तो मैं क्या करूँगा, किस तरीके से अपने उपकरण को इस्तेमाल करूँगा, अपने लोगों को इस्तेमाल करूँगा, अपने जगह पे कहाँ छुपूंगा, कहाँ मारूंगा। क्योंकि हमने बड़े बड़े इनकाउंटर्स में देखा है कि जहाँ वो ब्लास्ट कराते हैं बूबी ट्रैप में, जहाँ छुप के फोर्स जाती है छुपने के लिए जिस पत्थर के पीछे, वहाँ भी वो आईडी लगाए होते हैं, उनको पता है यहाँ से छुप के वहाँ जाएगा, भाग के वहाँ जाएगा।
मैं इस बात को प्रैक्टिकली देखा हूं और इसके लिए मैं एक आपको नुस्खा देना चाहूंगा। जब भी कहीं किसी तरह की ऐसी घटना घटती है आपके सामने, कहीं ब्लास्ट हो जाए, कहीं इनकाउंटर हो जाए, बहुत हद तक कोशिश करना कि आप जहां हो वहीं से उसका मुकाबला करो। क्योंकि जो बूबी ट्रैप लगाते हैं ये लोग, एम्बुश लगाते हैं ये लोग, ये उन तमाम जगहों को घेर के रखते हैं जहां आप जाके छुपोगे। वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके अगेंस्ट उनको कार्रवाई करने का। लेकिन अगर आप वहीं से कर रहे हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बात में जरूर ध्यान रखना आप जब भी फिल्म में जाते हैं, छोटी छोटी इन चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हैं। जो भी कोई बोलता है, जो भी अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ बात करता है, उन चीजों के साथ आप फैमिलियर हो जाइए कि कल को हमें वो चीज सामने आए तो ऐसा लगे कि नई चीज कहां से आए। और हर घटना कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती है। एक आईडी बना के रखा हुआ होगा, आप गौर करेंगे तो मालूम हमारे 2 साल पहले भी इसी टाइप का आईडी हमने वहां देखा था। तो वो एक दूसरे की कॉपी करते हैं, लड़ने का तरीका, बम बनाने का तरीका, ये सब कॉपी करते हैं। तो कॉपी करते हैं तो आप भी उस चीज को अगर बहुत माइन्यूटली देखेंगे कि इन्होंने ऐसे काम किया है इस विषय पर, तो आपको पता लग जाएगा कि अगला अगर मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पिछली बार ट्रैप किया था, ये जगह मेरे लिए अनसेफ है। मैं कई बार जंगलों में गया हूँ, ऐसी जगह में खड़ा हुआ हूँ तो मुझे लगा कि मैं अनसेफ हूँ। चारों तरफ ऊपर पहाड़ी, ऊपर से फायर करेगा, पत्थर भी फेंक देगा तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और वो बहुत सेफ जगह में ऊपर बैठा है। तो पहाड़ी एरिया खास करके जो माइनिंग एरिया है या नक्सली एरिया है, वो वही एरिया जो प्लेन नहीं है, पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया है। और पहाड़ और जंगल में आने जाने का जो हमारा तरीका है वो असाधारण है। हम वहाँ रहते नहीं हैं, हम बड़े मुश्किल से वहाँ चल पाते हैं, चढ़ पाते हैं। हमें बड़ा अटपटा सा लगता है उस क्षेत्र में सर्वाइव करना, उनको बड़ा आसान लगता है। पर अगर आप उस परिस्थिति को समझ पाएंगे बेहतर कि मुझे यहाँ पे कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो आप नो डाउट उनके सोच के बहुत ऊपर के हैं। वो सिर्फ उस जंगल में पैदा हुए और आप बहुत कुछ देख करके आ रहे हो, ट्रेनिंग करके जा रहे हो, बहुत आपके पास में समझदारी है, अच्छे हथियार है आपके पास में। अगर आप उस घटना में ट्रैप हो रहे हो, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बेवकूफी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो बेवकूफी है कि आप ट्रैप हो गए। क्योंकि जब आप ट्रैप होंगे तो आपको कॉप नहीं करने देगा वो राइफल। इतना तगड़ा होगा बूबी ट्रैप लगता है कि आप राइफल उठा नहीं पाओगे कंधे पर से। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम उस ट्रैप में पड़े ही नहीं। उसके लिए जो भी आपको सिखलाई हो या समझदारी हो उसका इस्तेमाल करें आप जंगलों में जाने से, कि हाँ मैं उस ट्रैप में न पड़ूं। क्योंकि ट्रैप में पड़ने के बाद आपकी सब सिखलाई करी रह जाएगी। वो बहुत आगे है उस मामले में। वो अपने घर में बैठ कर उस चीज को प्लान करते हैं, अपने जगह में प्लान करते हैं और आप बाहर से आते हैं। आप वहां के लिए नींव होते हैं, घेर लेते हैं प्रॉपर। उन क्षेत्रों को अवॉइड करते हैं हम जिस क्षेत्र, वो जो क्षेत्र उनको आसान लगता है कि वहां वो काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र से हमको अवॉइड करना है। अगर हम टफ भी एरिया को यूज करें, टफ रास्ते को यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है बनस्पति की आसान है। कई बार ऐसा होता है कि फोर्सेस की ड्यूटी करने जाती है, लौटने समय को जो नजदीकी रास्ता होता है उसको इस्तेमाल कर लेती है, जल्दी घर वापस चले जाएंगे। वो सब नुकसानदेह है। आप सबसे ज्यादा लूज होते हो कब, जब फोर्स लेके जा रहे होते हो, राइफल रख के खाना खा रहे होते हो। मैं ये नहीं कहता जंगलों स्टेशनों पर, रफीगंज एक स्टेशन है मुगल सराय डिवीजन में, काफी पहले की घटना है। ट्रेन स्पोर्ट करके पार्टी रफीगंज स्टेशन पे उतरी अपनी बैरक में जाने के लिए, राइफल सबके कंधे में था। स्टेशन पे ही माओवादी आए और एक एक स्टाफ को 4-4 लोगों ने चारों तरफ से पकड़ लिया, उसका हाथ पैर सब पकड़ के जकड़ लिया बीच स्टेशन। राइफल कंधे पर से उतारा और फायर करते हुए चले। वो आप समझ सकते हैं कि कहां आप गिर गए, अपने घर में गिर गए। तो जब तक आपके पास में हथियार है, आप पब्लिक के बीच में हैं, क्रिमिनल के बीच में हैं, नक्सलियों के बीच में हैं, आप कॉन्शियस हैं, ओवर कॉन्शियस हैं। वही आपकी सेफ्टी है। आप खुद भी बचेंगे तभी आप किसी चीज को बचा पाएंगे। अमूमन हमने जो ड्यूटीज में देखा है, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि लोग अब ट्रेन स्पोर्ट में, स्टेशन ड्यूटीज में हथियार के साथ मोबाइल यूज करते, देखते, चलते दिखाई देते। ये बहुत अनसेफ है। हमने ट्रेन में देखा है कि जो
चप्पल चोरी करने वाला एक छोटा सा चोर होता है जो आप सो जाएंगे चप्पल लेके भाग जाएगा। लेकिन अगर आप कंसस है तो चप्पल नहीं ले जाएगा, लेकिन आप बहुत अनकंसस है तो चप्पल चोरी करने वाला आपका बैग लेके भाग जाएगा। छोटा चोर है पर बैग लेके भाग जाएगा। तो चोरी तब नहीं होती जब वो चोर चोरी करने आता है, वो देखता आप कितने कंसस हो या अनकंसस हो। एक हथियार रखा हुआ आदमी उसको ट्रेन में खिड़की पे लटका के और मोबाइल पे यूट्यूब देख रहा है, वो 2 बार 3 बार देखेगा अपना राइफल लेके चला जाएगा। और आप इसको क्या जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? बहुत चोरी हो रही है, बहुत अपराध हो गया, क्रिमिनल बहुत हो गया। तो मैं इस बात पर कहीं विश्वास नहीं करता कि सामने वाला अगर अटैक कर रहा है तो वो उसकी बुद्धिमानी है या वो उसका स्किल है। हमारी चाहे वो हमारी में उतनी अच्छी समझदारी नहीं है कि उस क्षेत्र में हम चलेंगे, या हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, या हम कहीं ना कहीं से आराम से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आदमी हथियार लेके अलर्ट होकर कहीं खड़ा है तो अपराधी उस एरिया को छोड़ देता है। लेकिन आप बगल में मोबाइल रख के मोबाइल देख रहे होंगे और हथियार आपका बगल में रखा होगा तो वो आसानी से आके कुछ करके चले। ये भी देखने की चीज कि हम कितने अलर्ट। अपराधी अपराध ऐसे नहीं करता कि घुस जाएगा आपके घर, वो देखेगा आप कितने अलर्ट हो, बहुत से पास करेगा। नक्सली वैसे ही है, नक्सल कोई ऐसा नहीं बाहर से आदमी आता, वो भी हमारे ही आपके बीच का है, वो भी हम ही को पढ़ता है। उग्रवादी भी वही करता है, हमें हमारे आपके सेंटिमेंट को, हमारे डे टू डे के वर्किंग को पढ़ता है और घुस जाता है, बात करके निकल जाता है, हमें डैमेज कर देता है। तो अगर हम नहीं भी कुछ करें, बहुत अच्छा हमारे पास में स्किल नहीं है, अलर्ट नहीं है, जहाँ कहीं भी आपकी ड्यूटी लगाई गई है आप अपना पूरा 100% दीजिए, जिससे कि आप कुछ भी न कर पाइए, एटलीस्ट अपनी सेफ्टी तो कर पाइए। अगर आप जगह हैं और आपके हाथ में हथियार है तो मुझे तो नहीं लगता कि सामने वाला कभी इतना हिम्मत करेगा कि आपके सामने आके खड़ा हो। तो इन चीज़ों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इन क्षेत्रों में जो हमने बहुत हद तक महसूस किया है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी मेरे सामने आई है जो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को उसने इस्तेमाल कर लिया। पुराने कहावत भी नेपोलियन ने कहा है कि आप अपने बारे में बेहतर जानिए, दुश्मन के बारे में बेहतर जानिए, तभी आगे बढ़िए। आप जानेंगे नहीं उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, क्या लेके बैठे हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या है, उसके पास क्या है। तो इन तमाम चीज़ों में जब यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट काम करता है, अपने तरीके से आगे बढ़ता है, अलर्ट बहुत जरूरी है। आपके पास में एक बढ़िया मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं ये हम पता करेंगे इस चीज़ को। हथियार बहुत बढ़िया बेहतर है आपके पास में होना चाहिए और जानकारी उस क्षेत्र में बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमारे। पर नए जगह में ऐसी गलतियां छोटी छोटी न करें कि आप कोई सूचना मिले और तुरंत बढ़ जाए। सबसे बड़ी बात मैं इसके बाद और कहना चाहूँगा, अगर कोई नक्सली वारदात कहीं छोटी सी हो जाती है, अगर रेलवे लाइन में ब्लास्ट कर दिया हो, किसी इंजन में आग लगा दिया हो, स्टेशन में आग लगा, उस क्षेत्र में उस घटना के बाद उस जगह पर जाने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करिए। झट से ट्रेन या गाड़ी या बाई रोड उस जगह पर ना जाए। बिल्कुल इसका ध्यान रखें कि घटना के बाद किसी भी घटना स्थल पर तुरंत जब तक कि आप पूरी जानकारी न रखें उस क्षेत्र का, क्योंकि एक बड़ी घटना आपका इंतजार न कर रही है। अगर 2 लोगों को उन्होंने मारा है और आप 100 लोग एट ए टाइम वहां पहुंचेंगे, पहले साइन नहीं लगाया होगा वो ब्लास्ट करेगा। ये बड़ा ही जनरल उनका मॉडस ऑपरेंडी है नक्सलियों का। ये भी बहुत ध्यान रखना है। घटना हुआ और भाग के चले गए तो फिर आपको मौत होगा। घटना हो गया, उसको आप रोक नहीं पाए, न रुका है आपसे, आगे बड़ी घटना को अवॉइड करिए, उस क्षेत्र में करना चाहिए। ये कई बड़ी बड़ी घटनाएं हमने देखी हैं होते हुए, जो बहुत मुश्किल से लोग बच पाए उसमें। जो धनबाद डिवीजन के लिए वो घटना है, जो मैं पूरा भी बताना नहीं चाहूँगा या बता नहीं पाऊँगा, घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसे लोग चले गए, उसका ध्यान रखना है। और ये मैं किसी किताब में पढ़ के नहीं बता रहा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शायद बहुत लोगों को ये बात पता भी हो कि हाँ साहब ऐसा होता है, हम तो ऐसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पास में मेरे जैसी कोई
सूचना या कोई घटना के बारे में स्टोरी को जरूर बताएं, अपने तमाम लोगों को बताएं। मैं बताने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया, मैंने ऑब्जर्व किया, आपको आप उसके साथ शेयर करता और चाहूँगा कि आप इस पर काम करिए और इसको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट दीजिए। नक्सली हमारे देश के ही लोग हैं और देश की बहुत बड़ी अंतरिम सुरक्षा को वो कहीं ना कहीं पीट करते हैं और हम सब लोग उससे, चाहे आम जनता हो या फोर्स हो या हमारा रेवेन्यू हो, ये सब प्रभावित है इससे। इस पे हर आदमी को काम करना चाहिए। मैं सिर्फ फोर्स को नहीं कहता हूँ, अगर आम आदमी को भी इसके बारे में कोई सूचना मिलती है तो जरूर सरकार को बताना चाहिए, जिससे कि उनका वो एरिया सुरक्षित हो, तो उनको सरकार वहाँ काम कर सके। सरकार आज उन क्षेत्रों को डेवलप करना चाह रही है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। आज उसी के नाम पे वो लोग नक्सली बनाते हैं कि भाई आपके पास में कुछ नहीं है, आपको स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, चलिए नक्सली हो जाइए। उनके पास वाकई में नहीं वैसा रहता है तो सोच हो जाता है। और उस पर अब जब सरकार काम करना चाहती है तो वो चाहते हैं कि ये काम ना करें, जिससे कि ये नक्सली तभी खत्म हो जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे अपने गाँव। तो इस पर भी जरूरत है कि हर आदमी मेहनत करे, अपने गाँव वाले जिनसे आपका परिचय है उनको कहीं ना कहीं एजुकेटेड करिए। ये मैं सामाजिक बात भी कह रहा हूँ आपको, फोर्स की बात तो हम कर ही रहे हैं, कैसे लड़ेंगे क्या करेंगे कैसे हमारे, पर ये भी हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही देश है, वो भी हमारा ही लोग है। अगर हम कुछ लोगों को बेहतर बता पाए कि हाँ इस, तो वो शायद आपकी मदद भी करेंगे और अपनी बेहतरी भी भविष्य के लिए कर पाएंगे। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हर जाति समुदाय क्षेत्र के लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कुछ बुरा मिल रहा होता है। और इस यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं इस बात का अच्छा भी महसूस करते हैं, बुरा भी हमें को महसूस करना होता है। हमारी फोर्सेस आज गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम चीज़ों का दमन करती है, पर हाँ दमन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको सेंटर भी देती है कि भाई ठीक है, अगर आपका मानना ये है कि ये सही, मैं इसको ठीक करूँगा। आज जितने भी नक्सली वापस आए हैं भारतवर्ष में, तमाम लोगों को सरकार ने अच्छी नौकरियाँ दे रखी हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये पहल अपने आप में बढ़िया है। आप भी व्यक्तिगत तौर पर अगर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं या काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा हर चीज़ दायित्व बनता है, ये नागरिक भी है, फोर्स में। आप सुरक्षित रहिए, देश के बारे में, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें। इस पर